टू फिनिश इंशाल्लाह ताला इन्फ्लेशन का चैप्टर, और हो सका तो कुछ क्या उसका नाम है जो इंटरनेशनल सॉरी गवर्नमेंट पॉलिसीज वाला अगला चैप्टर, उसको भी थोड़ा सा जल्दी से हाथ लगा लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट जी. I keep sending the latest notes to Lakas and other groups. वैसे मैं भेज दूंगा क्योंकि उससे गड़बड़ हो जाएगी, कई बच्चों को पुराने वाले मिले हुए हैं तो इट्स नॉट गुड. अस्सलाम वालेकुम बिलाल, साजिद, जुर्वा. अच्छा जी, हम चल रहे हैं. ये हमने कर लिया था. किसी को सीपीआई में मसला आया हो बहुत ज़्यादा तो मुझे बता दो, मैं जल्दी से रिकैप दे दूं, वरना हम इसकी लिमिटेशंस जल्दी से करके और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाते हैं. इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी, फिर डिफ्लेशन. जी, मैंने कल भी बताया था कि एक बार पास पेपर में आ चुका है ये, कि इसके स्टेप्स बताएं कंस्ट्रक्शन के. 8 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो मेरा अभी तक जवाब किसी ने नहीं दिया. चला मूव ऑन और लिमिटेशंस से स्टार्ट कर दूं. और वीडियो तो रिकॉर्डेड है, अगर किसी को ज़्यादा मसला हो तो वो उसको देख सकते हैं. जी, फलक एंड अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम. फलक ज़रा और रेगुलर हो जाए, थोड़ी सी क्लासेस आपकी मिस हुई हैं और फेस टू फेस में भी आप नहीं आए आज. राइट जी, प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सीपीआई. ये बहुत डिटेल्ड से आंसर्स हैं, मैं आपको इसका क्रक समझाता हूँ फ्रॉम द एग्जांपल. पहला वाला है सब्स्टिट्यूशन बायस. ठीक है, कि क्यों सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक अच्छा मेजर नहीं रहता. उसमें से एक रीज़न इसकी ये है. तो सब्स्टिट्यूशन बायस क्या शो करता है कि sometimes let's say, एक मिनट जी. अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड टू सी यू. समटाइम्स क्या होता है सब्स्टिट्यूशन बायस का, सोचें. फॉर एग्जांपल, बर्गर्स सीपीआई में थे लेकिन हॉट डॉग्स नहीं थे. जब प्राइस ऑफ बर्गर्स बढ़ेगी तो लोग स्विच कर जाएंगे सब्स्टिट्यूट चीपर हॉट डॉग्स के ऊपर. ठीक है, जबकि आपकी सीपीआई में सिर्फ बर्गर्स थे, हॉट डॉग्स नहीं थे. राइट, तो उसकी वजह से वो जो बास्केट है वो गुड्स की सही तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी. बर्गर्स की प्राइस बढ़ने से वो महंगाई शो कर देगी, लेकिन लोग तो स्विच कर गए थे हॉट डॉग्स की तरफ. तो पहला प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन बायस. ये बेसिक बात समझ आ रही है या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं? श्योर श्योर. देखो, सब्स्टिट्यूशन बायस क्या करता है, प्राइसेस को, प्राइस लेवल को ओवरस्टेट कर देता है. मसलन एक मेन प्रोडक्ट आपके बास्केट में शामिल थी जिस पे लोग ज़्यादा स्पेंड करते थे पहले, लेकिन विद टाइम उसके चीपर सब्स्टिट्यूट्स आ गए, बर्गर्स के हॉट डॉग्स आ गए. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट लोग स्विच कर गए हॉट डॉग्स की तरफ जो कि सस्ते थे, जबकि बर्गर्स महंगे होने की वजह से सीपीआई ने कहा कि ओवरऑल महंगाई में इजाफा हुआ है. तो वो गलत बता गया, ओवरस्टेट कर गया महंगाई को. गॉट इट नाउ? गुड इनफ. लेट्स मूव ऑन जी. उसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ नॉवेल्टी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉवेल्टी. ठीक है, अब अगेन ये सीआई ने कहा है कि ये वाले करने तो हम कर रहे हैं. असल में इसकी लिमिटेशंस बड़ी आसान सी और दूसरी थी, लेकिन कोई मसला नहीं, सी करते हैं. अगेन मैं आपको, नॉवेल्टी मींस इनोवेशंस, नई चीज़ों का आना. तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, मैं नीचे एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ. लेट्स अज्यूम कि टेस्ला रिलीजेस एन अफोर्डेबल फ्लाइंग कार नेक्स्ट ईयर. अब फ्लाइंग कार्स आर ऑब्वियसली फास्टर देन रेगुलर कार्स, तो कंज्यूमर जो है रोड ट्रैफिक से बचने के लिए फ्लाइंग कार्स तरफ आ जाएंगे. क्योंकि एट दिस पॉइंट फ्लाइंग कार्स हमारी बास्केट में शामिल नहीं है. कई महीने और उसका साल लग जाएंगे ही जब तक वो हमारी बास्केट में आए, तो सही रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइसेस नहीं आ रही. हम सिर्फ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कार्स को देख रहे हैं. तो जो नॉवेल्टी है, इनोवेशन है, उसको सीपीआई हैंडल नहीं करता. मतलब टेम्परेरी तौर पे कुछ चीज़ों पे लोग स्विच कर चुके होते हैं, उनकी प्राइस का रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी होता है प्राइस लेवल कराने के लिए, लेकिन क्योंकि अभी वो बास्केट में ही नहीं आई, तो अगेन प्राइस लेवल सही तरह नज़र नहीं आएगा. हम कार्स का महंगा होने से महंगाई जज कर रहे होंगे, जबकि असल फ्लाइंग कार्स वगैरह जैसे आ चुकी हैं, तो उनकी तरफ लोग स्विच कर गए थे. तो वही मसला कि दोबारा सीपीआई सही तरह शो नहीं कर पाएगा महंगाई को. क्लियर हो गया मेरे बच्चों?
इफेक्ट्स ऑफ क्वालिटी चेंजेस, ये एक इंडिविजुअल मैटर है, मतलब कि इसको कहो कि पर्सनल, हर बंदे के लिए क्वालिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अगेन। क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस, लिहाजा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको मुसलसल एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि अब जो नए कंप्यूटर हैं वो पिछले वालों से बहुत बेहतर है। लेकिन सीपीआई जो है उसको नहीं कर पाएगी। क्वालिटी सब्जेक्टिव है, हर बंदे का अपना व्यू है क्वालिटी का, तो वो उसमें शामिल नहीं कर पाएंगे हम। लगेगा कि महंगाई आ रही है, हालांकि हमें बेहतर कंप्यूटर मिल रहे थे रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव प्राइस पे। कुछ समझ आ रही है? तो अगेन सीपीआई इसको सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सका। मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आप जो है एग्जाम में कर दीजिएगा, जस्ट इन केस ये क्वेश्चन आए। आई एम वेरी श्योर ये नहीं आएगा इंशाल्लाह। ऑल गुड जी, समझ आ गया? तो वी मूव टुवर्ड्स द मोर कॉमन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, so let's move on to the next part. This is the key, this chapter में दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉस्ट पुश डिमांड पुल इन्फ्लेशन 8 मार्क के लिए या 12 के लिए, और फिर ये प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन 12 मार्क का पेट क्वेश्चन सीआई में लास्ट ईयर भी आया था, तो अब भी आने का चांस है। इसे हम बड़े तसल्ली से करेंगे, ऑल दो क्लासेस में भी किया हुआ है, इस पर मैंने टेस्ट भी लिया हुआ है आप लोगों को, लेकिन स्टिल इसको अच्छी तरह करना जरूरी है। पहला हम देख रहे हैं जी, इसको कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉब्लम्स। अगर अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, साथ साथ आप समझते जाएं, फिर मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा और किसी बच्चे से भी पूछूंगा। इफ इन्फ्लेशन रेट इज हायर इन द कंट्री कंपेयर्ड विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, एक मुल्क की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वहां महंगाई ज्यादा है दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री से जिनके साथ वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट प्राइसेस विल बिकम एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारे मुल्क में महंगाई है, जो चीज़ें हम बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो महंगी हो जाएगी। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स विल फॉल। इंपोर्ट प्राइसेस सस्ती होंगी बिकॉज हमारे मुल्क में महंगाई ज़्यादा है बाहर के मुकाबले में, तो डिमांड फॉर इंपोर्ट्स विल इंक्रीज। अब यहाँ पे की पॉइंट है, आपने बोलना है दिस कैन लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट इफ डिमांड वाज इलास्टिक, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है शॉर्ट रन में इन इलास्टिक डिमांड की वजह से महंगाई के बावजूद हमारा करंट अकाउंट मजीद सरप्लस में जाता है। बेटे समझ आया ये वाला पार्ट, या थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? ओके श्योर बेटे। लेट्स सी, इन्फ्लेशन इन वन कंट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं होम कंट्री में ज्यादा थी दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री से। ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज कौन है? जिनसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जिनसे ट्रेड करते हैं, राइट? अगर हमारे मुल्क में महंगाई ज्यादा है बाहर से, तो हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? महंगी। उनकी डिमांड गिरनी चाहिए, वर्ल्ड में उनकी कंपेटिटिवनेस कम हो गई। लेकिन इंपोर्ट प्राइसेस गिरेंगी बिकॉज हमारा मुल्क में महंगाई ज्यादा है, बाहर कम है, तो हमें इंपोर्ट सस्ती लगेंगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी। अब एक्स माइनस एम वाला हिस्सा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स वाला हिस्सा डेफिसिट में जाएगा, जो कि पूरे करंट अकाउंट को डेफिसिट कर सकता है अगर डिमांड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की इलास्टिक हो। अब समझ आ गया बच्चों? ओके, नाउ आई विल आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन इट। लेट्स सी, अब्दुल वहाब लकास से तसल्ली से, पहली इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉब्लम, क्यों करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है अगर हमारे मुल्क में महंगाई बाहर की दुनिया से ज्यादा हो? टेक योर टाइम अब्दुल वहाब। अब यहाँ पे आपने स्ट्रेट अवे करंट अकाउंट पे चले गए, एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, उससे क्या होगा बेटे? हाँ, एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिर जाएगी। अब इंपोर्ट्स पे आओ, दोनों को मिला के। हाँ, हम्म, यस, आगे आगे। हाँ, डेफिसिट हो जाएगा। अब सही बोला ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल अब्दुल वहाब ने सही बताया। हाँ, अगर डिमांड इलास्टिक थी तो तब डेफिसिट होगा। शाबाश मेरा बेटा, वेल डन। अब इसको बेटे आप लोग यहाँ ना छोड़ें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। आपको अच्छी तरह पता है कि एक्स माइनस एम आपके उसका हिस्सा है, आपके एग्रीगेट डिमांड का। जब एक्स माइनस एम गिरेगा,
एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह पे क्या असर पड़ेगा, कोई और बच्चा एक्सप्लेन कर दे। वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा आपने यहाँ टेक्निकल गलती की है हैदर। आपने बोला एक्स माइनस एम विड्रॉल होने की वजह से जीडीपी गिरेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी, जिसकी वजह से जीडीपी गिरेगा। नहीं, जीडीपी गिरना मींस इकोनॉमिक ग्रोथ का गिरना। तो थोड़ा सा तरतीब सही रखिएगा। गॉट इट? सो अगेन आई विल एक्सप्लेन द होल पॉइंट वन मोर टाइम विद द कंप्लीट explanation. Agar inflation rate is higher in one country compared with its trading partner countries, export prices will become expensive. Demand for exports will fall. Imports will appear cheaper. Their demand will increase. This can lead to a deficit of current account as X minus M component of aggregate demand will be withdrawn if demand was elastic. Fall in aggregate demand will result in fall in GDP, and as a result economic growth will stall and unemployment may rise. ये बड़ा एक्सप्लेन्ड वेल, अच्छा पॉइंट, आपको 2-3 मार्क्स का मिल गया। दूसरा करते हैं जी। आपकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम थी। हाँ जी, हाँ जी। आपकी बात, आवाज कट गई थी, फर्दर इलैबोरेट। जी हैदर, जल्दी से पूछें। इसमें कंज्यूमर चॉइस बढ़ रही है बेटे, क्योंकि आप इंपोर्ट सस्ती बाहर से बहुत ले रहे हो, लिविंग स्टैंडर्ड्स आप हो रहे हैं, तो ये आप नहीं कह सकते। या अलबत्ता आप उसको डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, ए टू के बच्चे हो, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट से रिलेट करो कि जी एक्स माइनस एम गिरने से विड्रॉल आया और उसके रिजल्ट में कई गुना नेशनल इनकम गिरेगी। ठीक है? जी जी मेरा बेटा। इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉब्लम्स, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट की वजह से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती हुई थी, उससे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बुरा असर जो आया। समझ आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट को भी अच्छी तरह इलाबरेट करते हैं। हमारी डोमेस्टिक करेंसी विल, जी बेटे जी। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अभी पहले उस पे हम गए नहीं है। लेट्स फिनिश द इंटरनेशनल ट्रेड वाला फर्स्ट। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। तो लेट्स गो टू इंटरनेशनल ट्रेड वंस अगेन। दूसरा मसला क्या होगा अगर इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में ज्यादा है? हमारी करेंसी डेप्रीशिएट करेगी। रीजन, एक्सपोर्ट्स महंगी होने की वजह से उनकी डिमांड गिरी थी, तो करेंसी की डिमांड गिरी। इंपोर्ट सस्ती होने की वजह से हमने ज्यादा खरीदी, करेंसी की सप्लाई वर्ल्ड में बढ़ी, तो करेंसी डेप्रीशिएट होगी। उसके रिजल्ट में एक्सपेंसिव इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आएंगे, मजीद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपके मुल्क में आ जाएगी। ये दूसरा वाला पॉइंट करेंसी वाला सबको क्लियर हुआ है? इसमें बच्चे समहाउ स्टटर करते हैं, फंसते हैं थोड़ा सा। तो मुझे बताइए, किसी को यहाँ प्रॉब्लम, करेंसी क्यों डेप्रीशिएट होगी और उससे कैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी? हमने कल भी एक पूरा क्वेश्चन किया था इसके ऊपर। ओके ग्रेट मुजफ्फर, नेक्स्ट इज जी मेन्यू कॉस्ट। बिजनेसेस के ऊपर अब हम ला रहे हैं। पहले हमने लिया इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन का। अब लिया जी इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स बिजनेसेस को। पहला प्रॉब्लम क्या है जी? राइज इन मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट क्या है जी? कॉस्ट ऑफ रीप्रिंटिंग मेन्यूज, ब्रोशर्स, प्राइस लिस्ट, वेबसाइट्स को अपडेट करना नई प्राइसेस के मुताबिक। उसके रिजल्ट में फर्म्स की कॉस्ट बढ़ती है, जैसे फासिया ने कहा। उससे फर्म्स की सप्लाई कम होगी। अगेन, मुल्क में एग्रीगेट सप्लाई कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह फैल सकती है। B है जी shoe leather cost rise. What are shoe leather costs? People keep moving their savings from one bank to another, searching for a higher interest rate to protect the real value of their saving. Real value again, inflation minus करके इंटरेस्ट रेट से अगर हमें रियल वैल्यू कम हो रही है, तो ये बात वाली बात है कि देखो महंगाई 10% थी, किसी आदमी ने 7% के ऊपर एक बैंक में पैसा रखा हुआ था, उसको लगा कि मेरा तो 3% साल में रियल वैल्यू ऑफ सेविंग गिर रही है,
उसको किसी ने बताया कि 8% दे रहा है बैंक बी, वो उधर मूव कर जाएगा। किसी ने बताया 9% दे रहा है बैंक सी, उधर मूव करेगा। हर दफा वो पैसे जब मूव करेगा उसमें उसको डिस्काउंट्स पे करनी पड़ेंगी, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और ये होती है शू लेदर कॉस्ट। किसी को शू लेदर कॉस्ट में प्रॉब्लम आया हो? ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज जी, बिजनेसेस में स्टार्ट होर्डिंग, जखीरा अंदोजी करना शुरू हो जाते हैं, स्टोरिंग गुड्स टू सेल लेटर। ठीक हो गया? ओके जी, नेक्स्ट है जी, अब ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स पे हम आ रहे हैं। इंडिविजुअल्स ऑन फिक्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। मेन्यू एंड शुगर कॉस्ट का 1 मार्क मिलता है। इन दोनों का 4-4 मार्क्स तक मिल सकते हैं। ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स ऑन फिक्स्ड इनकम्स लूज द रियल वैल्यू या परचेजिंग पावर ऑफ देयर मनी एंड बिकम पुअरर इन रियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में उतना ही अर्न कर रहे हैं। पेंशनर्स, अनएम्प्लॉयड, जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी इनकम्स फिक्स्ड है, लेकिन महंगाई जैसे आजकल है उसके हिसाब से, महंगाई की वजह से वो कम खरीद पा रहे हैं, रियल टर्म्स में पुअर हो रहे हैं। ठीक हो गया? दूसरे इसको साइड पे साथ में लाना है। वेयर एज दोज ओनिंग प्रॉपर्टी, एसेट्स, शेयर्स, गोल्ड एटसेट्रा will benefit from rise in the value of their assets during inflation, hence rich become richer and income gaps widen। मैंने बिल्कुल ब्रीफ तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन ये एक एक पॉइंट लिखना है टू गेट ऑल मार्क्स। सबको समझ आ गया कैसे इनकम गैप्स बढ़ रहे हैं? डू आई नीड टू रीइटरेट या सबको क्लियर है? ओके ग्रेट। मैं किसी बच्चे से पूछ लेता हूँ। मुजफ्फर, मुझे बताइए कैसे इनकम गैप्स बढ़ते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन? हरियर मुजफ्फर इमरान जी। स्पेंड उनको ज्यादा करना पड़ रहा होता है, कमाई उतनी होती है, बहुत अच्छे। अब पहले आपने फिक्स्ड इनकम वालों की एग्जांपल्स मिस कर दी, वो जरूर दें। ओके ओके फाइन। पेंशनर्स, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। हम्म हम्म हम्म। नहीं, वो इन्फ्लेशन में मजीद अमीर हो जाएंगे। रियल एस्टेट की प्राइसेस ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं महंगाई से आमतौर पे। ठीक है, तो इनकम गैप्स एज अ रिजल्ट वाइड, पुअर बिकम्स पुअरर इन रियल टर्म्स, रिच बिकम रिचर इन रियल टर्म। थैंक यू मुजफ्फर, वेल डन। सबको क्लियर है बच्चों? माइक्स बंद कर सकते हैं? जी जी बेटे। इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट साथ साथ बढ़ाती है, पाकिस्तान में ही देख लो 23% पे चला गया है। लेकिन महंगाई हमेशा तेजी से बढ़ती है, 40% पे महंगाई है और इंटरेस्ट रेट 23% पे गया, तो हमेशा लेंडर्स लूज, बोरोवर्स गेन। यस, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है टू कवर द लेंडर्स, लेकिन उस स्पीड पे नहीं बढ़ाया जा पाता जितना इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। गॉट इट? नेक्स्ट जी, इफेक्ट्स ऑन फंक्शंस ऑफ मनी। अब क्योंकि फंक्शंस ऑफ मनी अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस से निकल गया, तो मैंने आप लोगों को इन योर क्लासेस आपके नोट्स के ऊपर ही लिखवा दिए थे वो फंक्शंस, ताकि उनको, ये कोई और हैदर अली आए हैं? ये हैदर आप खुद वापस आए हो? अच्छा, नो नो, नो वरीज नो वरीज, ठीक है। अच्छा जी, अब इफेक्ट्स ऑन फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी मैंने आपको लिखवा दिए थे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मींस ऑफ डेफर्ड यानी फ्यूचर पेमेंट्स, एंड मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहला फंक्शन जो बुरी तरह अफेक्ट होता है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी हम पैसे को जो सेव कर देते हैं फ्यूचर के लिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन, पीपल लूज ट्रस्ट इन मनी एज अ मींस ऑफ सेविंग, दे लूज कॉन्फिडेंस, इसलिए दे स्विच टू गोल्ड, अदर करेंसीज, प्रॉपर्टीज, ताकि उनकी रियल वैल्यू ऑफ मनी, सेविंग्स ना गिरे। फिर मनी का फंक्शन ऑफ मींस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर में उधार देने का फंक्शन है मनी का, वो भी हाई इन्फ्लेशन से इफेक्ट होता है। लेंडर्स स्टॉप लेंडिंग बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि उनको पता है कि दे विल रिसीव लेस वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर ईयर और सो इन रियल टर्म्स। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि भाई हम मनी की फॉर्म में लैंड ना करें,
अगर करना भी है तो डॉलर्स में, स्टेबल करेंसीज में जहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी नहीं है उसके हिसाब से लैंड करें। तो दे मूव टू अदर करेंसीज और इवन बार्टर सिस्टम। लास्ट जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो फंक्शन है, it only gets affected by very high inflation when even for small transactions like in Zimbabwe you have to carry truckloads of money। तो उस वक्त मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज जो मनी का फंक्शन है वो भी इफेक्ट होता है। फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट यानी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता अनलेस इतनी हाइपर इन्फ्लेशन हो कि नंबर ऑफ जीरोस इतने ज्यादा हो गए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। ये समझ आ गया मेरे बेटे आपको? राइट? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब चल रहे हैं जी बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन दुनिया की हर प्रॉब्लम के कुछ साइड इफेक्ट्स अच्छे भी होते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन माइल्ड है 1 to 2%, ये आइडियल है इकोनॉमी के लिए। डिफ्लेशन भी बुरी है। सो 1 to 2% इज आइडियल फॉर एन इकोनॉमी एज एग्रीगेट डिमांड इज जस्ट अबव एग्रीगेट सप्लाई। प्रॉफिट मोटिव आ रहा है फर्म्स को, वो रॉ मटेरियल थोड़े सस्ते खरीद रहे हैं, जब तक चीज बना के बेच रहे हैं फ्रैक्शंस में प्राइस बढ़ रही है तो उनको प्रॉफिट इंसेंटिव आ रहा है, वो एक्सपैंड करेंगे टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो माइल्ड इन्फ्लेशन समझ आ गई? किसी को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? ओके। फिर उसके बाद जी गवर्नमेंट्स डेट बर्डन फ्रॉम डोमेस्टिक लोन्स फॉल्स। हमारी गवर्नमेंट हमसे लोन्स लेती है बॉन्ड्स बेच के, जैसे हमारे मुल्क में प्राइस बॉन्ड्स हैं या सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इस तरह के बॉन्ड्स बेच के हमसे लोन लेते हैं या हमारे कमर्शियल बैंक से लोन्स लेते हैं। तो गवर्नमेंट को जब वापस करना पड़ेगा रियल टर्म्स में अमाउंट तो उतना ही दे रहे होंगे लेकिन उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी, रियल टर्म्स में थोड़ा पे कर रहे होंगे। राइट? थर्ड जी बोरोअर्स गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। याद रखिएगा लेंडर लूज करता है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट स्पीड से बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ता। बोरोअर्स गेन करते हैं क्योंकि उनको वापस करते हुए थोड़ा रियल वैल्यू ऑफ मनी पे करनी पड़ रही है। आखिरी जी एसेट ओनर्स, प्रॉपर्टी ओनर्स, गोल्ड ओनर्स, शेयर हैं जिनके पास, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, दे विल बिकम रिचर। तो ये चार बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? हम्म। जी जैद। हाँ, ज्यादा वैलिड है, बल्कि ज्यादा वैलिड है। मतलब जैसे जिन लोगों के घर है, प्रॉपर्टीज हैं, इस इन्फ्लेशन के दौर में उनकी प्रॉपर्टीज को बहुत प्राइस बढ़ गई है। यस एब्सोल्युटली, वो बायर एक्चुअली कम रह जाते हैं ऑल दैट। इवैल्यूएशन ये कॉमन है लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको इसमें से जरा वेरी करनी पड़ेगी। वेदर इन्फ्लेशन इज ऑलवेज हार्मफुल विल डिपेंड अपॉन द कंपैरेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन विद अदर कंट्रीज। अगर हमारा रेट ज्यादा है इन्फ्लेशन का लेकिन दूसरे कंट्रीज का उससे भी ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बुरी नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स स्टिल, हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ती रहेगी, इंपोर्ट्स की डिमांड गिरती रहेगी। वेदर इट इज डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। कई बच्चे डिमांड पुश एंड कॉस्ट पुल लिख देते हैं, ऐसा ना किया करो बेटे, वो बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा सीआई के एग्जामिनर पे। कॉस्ट पुश इज मोर हार्मफुल, इट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल, एग्रीगेट सप्लाई गिर रही होती थी। साथ में वेदर इन्फ्लेशन वाज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड वाली बुरी है, इकोनॉमिक एजेंट्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट उसके मुताबिक प्लान नहीं कर पाते। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को प्लान किया जा सकता है। वेदर इट इज स्टेबल और हाइपर, स्टेबल इन्फ्लेशन थोड़ी हाई भी हो चलती है लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन इज रियली हार्मफुल फॉर एन इकोनॉमी। बच्चों मैंने बहुत स्लोली करवाया जैसे पहली दफा करवाया जाता है, कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक में? ओके। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके हिसाब से इसी में से आंसर ढूंढते हैं जो हमने नोट्स कर लिए हैं। क्वेश्चन हर दफा डिफरेंट होगा लेकिन आंसर वही होंगे, आपने उठा के प्लीज आंसर द क्वेश्चन, डू नॉट जस्ट आइटमाइज द सिलेबस। उसके बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, मैंने मार्क्स चेक किए, कई बच्चों ने बस सिलेबस लिस्ट किया हुआ था, क्वेश्चन को समझा ही नहीं होता कि पॉलिसी कौन सी यूज करनी है, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी भी लिख दी, कॉन्ट्रैक्शनरी भी लिख दी, मॉनेटरी भी लिख दी, फिस्कल भी लिख दी। हालांकि क्वेश्चन वाज जस्ट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, तो इस तरह की गलती नहीं करनी। और वो थी इन्फ्लेशन कंट्रोल के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्शनरी यूज करनी थी। अब देखें, डिस्कस इफ एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन कैन एवर बी मोर सीरियस देन इट्स इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेज। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का जिक्र करें, होती क्या है? इट्स द राइज इन जनरल प्राइस लेवल over a year in an economy. Too much money chasing too few goods, real value of money falls. It can be demand pull, it can be cost push. दो मार्क्स हैं, जरा अच्छी तरह elaborate कर देंगे।
External consequences result from international trade. Internal consequences happen within the economy because of inflation. तो वापस चलते हैं अपने नोट के उस हिस्से पे. 4 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ ये इंटरनेशनल ट्रेड का इलेबोरेट करके अच्छी तरह दो प्रॉब्लम्स. करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, जीडीपी गिरेगा, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जिससे मजीद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी क्योंकि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे. उल्टी साइड पे मेन्यू कॉस्ट, शू का लेदर कॉस्ट करना है, 1 मार्क्स सिर्फ एक्सपेक्ट करना. ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स 3 मार्क्स आ जाएंगे. हाँ या यहीं पे 4 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इफेक्ट्स ऑफ ऑन फंक्शंस ऑफ मनी थोड़े से कर लो ताकि आपका बहुत फंक्शंस एक्सक्लूडेड है, लेकिन इन्फ्लेशन का इफेक्ट उनके ऊपर तो एक्सक्लूड नहीं है ना. तो एक जेन्युइन ये तो आ सकता है ना, समझ गए. जी, फिर बेनिफिट ये चारों के चारों करो क्योंकि हैं ही बहुत कम. तो दिस विल गिव यू 8 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड नॉलेज. फिर इवैल्यूएशन के ये पॉइंट्स. अब इसमें थोड़ा सा वेरी करते हैं. एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन, बल्कि मैं ख्याल में नीचे किया हुआ है मैंने, मैं आपको वो दिखाता हूँ. या ये सब कुछ करके इवैल्यूएशन. एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज may be more serious if inflation is above the trading partner's inflation rate. They will be serious if its economy is an open one, means the one that trades more. International trade पे बहुत rely करती है. फ्री ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा करती है, जो जैसे थाईलैंड है या चाइना है, उन पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट, एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा होंगे. ठीक है. इफ इट्स क्लोज्ड इकोनॉमी जैसे नॉर्थ कोरिया, इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेज विल बी ग्रेटर. To conclude which effect will be greater will depend on rate of inflation. Hyper is more dangerous and cause of inflation, यानी cost push is more dangerous as it causes unemployment as well. तो थोड़ा सा हमने ट्वीक किया इवैल्यूएशन को क्वेश्चन के मुताबिक. किसी को प्रॉब्लम आ रही हो जी? ओके, एक्सीलेंट. प्रॉब्लम जी 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 बेटे, शाबाश. Then will be a disadvantage of course, because फिर नहीं disadvantage भी, और external consequences उस वक्त ज्यादा आएंगे, domestic consequences कम आएंगे. यस, प्लीज माइक बंद कर दीजिएगा. इनका अच्छा क्वेश्चन था. जुर्वास के मैं वही कर रहा हूँ. जी, जुर्वा ने भी क्वेश्चन पूछा कि इन्फ्लेशन के एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस कब ज्यादा हार्मफुल होंगे, जब हमारी महंगाई दूसरे मुल्कों से ज्यादा होगी. तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई रिटन. एक्सटर्नल, अगर उधर हमसे ज्यादा हाई है तो एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस कम होंगे, इंटरनल ज्यादा. ठीक है. और अगर ओपन इकोनॉमी है, एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है. क्लोज्ड इकोनॉमी है तो इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है. जाहिर बात है वो ट्रेड ही कम कर रही. माइक बंद कर दो राजेद. और कंक्लूजन में आपने फिर बता देना है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेगा, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉन्सिक्वेंस ज्यादा सीरियस है. अब मेरा बेटा हम आगे. अच्छा, इसमें आप पीईडी भी यूज कर सकते हैं. एकदम से मुझे आया कि व्हाई नॉट दैट, कि एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस विल बी मोर हार्मफुल इफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वाज इलास्टिक. महंगी होने से बहुत सारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिर गई और हमने इंपोर्ट्स बहुत खरीद ली. बट इफ इट इज इनइलास्टिक, इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस विल बी मोर सीरियस. समझ आ गया? आखिरी पॉइंट समझ आया या मजीद बता दूं? ओके, ग्रेट. एनीवन एल्स हु इज स्ट्रगलिंग विद दैट पॉइंट? ओके जी. अब मैं आपको जरा दो एक नए क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ ताकि हम अच्छी तरह इस बात को समझ सकें. अब एक क्वेश्चन लेट से सेक्शन ए में आ जाता है 6 मार्क्स के लिए, कि इफ इन्फ्लेशन फिगर्स वर इनकरेक्टली कैलकुलेटेड बाय अ गवर्नमेंट, हाउ वुड इट अफेक्ट इकोनॉमिक एजेंट्स यानी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा, गवर्नमेंट. तो हम बात करेंगे जी, इफ इन्फ्लेशन फिगर्स वर इनकरेक्ट, government policy decisions such as fiscal and monetary policy will be wrong and there will be poor results. अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों ने गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ी तो उसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करो. इफ इन्फ्लेशन फिगर्स वर स्टेटेड अबव व्हाट द एक्चुअल रेट वाज, government will use contractionary fiscal and monetary policy which will cause fall in aggregate demand and growth, so wrong policy was imposed and vice versa. समझ आ गई बात? ओके. नंबर टू जी, ट्रेड यूनियंस जो वर्कर्स के ग्रुप्स होते हैं, दे निगोशिएट द रॉन्ग लेवल ऑफ वेज व्हेन दे लेटर दे विल रियलाइज कि असल इन्फ्लेशन ज्यादा थी एंड वी आस्क्ड फॉर लेस वेज राइज. दे मे गो ऑन स्ट्राइक्स, प्रोडक्शन डिलेज होंगी, एग्रीगेट सप्लाई मुल्क में कम हो जाएगी.
Lenders and borrowers, they base their contracts on the basis of inflation rate, उसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं. इफ दे फाइंड आउट कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम सेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट गलत कैलकुलेटेड था, तो दे एंड अप लॉक्ड इन रॉन्गफुल कॉन्ट्रैक्ट्स. थर्ड वाला भी समझ आ गया बच्चों? बहुत सिंपल, लॉजिकल, इजी टॉपिक है. Last G firms may price their products in accordance with inaccurate figures of inflation may end up over or underpricing. उनकी सेल्स पे, उनकी प्रॉफिट पे बुरा असर पड़ सकता है. दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. अब आखिरी रह गया. जी 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 जी. अम, बिल्कुल बिल्कुल. इनएक्यूरेट डेटा ऑफ. जी, बिल्कुल, बिल्कुल. Inaccurate figures of GDP and CPI end up with wrong policy decisions. शाबाश. Mike Sponge जी, let's move on to deflation. बिल्कुल opposite है inflation का. It is the constant fall in the general price level of goods and services over a year in a country. जब असल में प्राइसेस कम हो रही हैं, गिर रही हैं, महंगाई से हम सस्ती हो रही हैं चीजें. जैसे जापान में काफी अरसे से डिफ्लेशन चल रही है. तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस इफ डिफ्लेशन इज ऑलवेज हार्मफुल, बेसिक वाला, तो सबसे पहले आप डिफाइन करें डिफ्लेशन को. उससे बताइएगा रियल वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है. ठीक है, थोड़ा सा उसको इलेबरेट कर दीजिएगा नॉलेज के लिए. गुड डिफ्लेशन की बात पहले करेंगे. Deflation may be beneficial for an economy if it is due to increase in aggregate supply as a result of more efficiency in the economy. The efficiency can increase due to improvement in technology, more productivity of workers, education and training to workforce which improve their efficiency and productivity, subsidies by government which reduce cost. All of them will shift aggregate supply curve to the right. Price level will fall, but GDP will also rise. So as seen in the figure, short run aggregate supply shifts to the right, price level falls, but real GDP rises. This is showing growth of economy through greater efficiency and more output. ठीक है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही होती है, बहुत अच्छी है. There will be jobs created, people's incomes and living standards will improve. It is indicating किसका. हाँ, रेवेन्यू डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी पे, तो वो नहीं करूँगा. ठीक है. नहीं, नहीं, अगर इलास्टिक डिमांड होगी तो तब होगा. अगर इलास्टिक नहीं है तो फिर नहीं होगा. सो ट्राई एंड स्टे विद इन द लिमिट्स ऑफ द क्वेश्चन, डोंट गो टू फार. ठीक है. उसके बाद मेरा बेटा हम आ रहे हैं इसके ऊपर कि जी जॉब्स क्रिएटेड वाला सब कर लिया हमने. बैड डिफ्लेशन. अच्छा, इसमें आप एक थोड़ा सा, ये मैंने बिल्कुल ब्रीफली किया, आप इसको बड़ा अच्छा इलेबरेट करके कर सकते हो. करंट अकाउंट माइट गो इनटू सरप्लस as exports will be cheaper and imports expensive. हमारे मुल्क में डिफ्लेशन है, बाहर डिफ्लेशन नहीं है. हमारी एक्सपोर्ट सस्ती हुई, उनकी डिमांड बढ़ी. इंपोर्ट्स हमें महंगी लगी, उनकी डिमांड गिरी. एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी और इकोनॉमी में तरक्की आएगी. करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाएगा. क्लियर एवरीवन? ओके जी. बैड डिफ्लेशन. अब डिफ्लेशन बच्चे समझते हैं अच्छी चीज है, नहीं, इट्स वर्स देन इन्फ्लेशन. दिस इज ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड. जब एग्रीगेट डिमांड गिरने से डिफ्लेशन आती है ना, प्राइस लेवल कम होता है, वो बहुत बुरी है बिकॉज इट कॉजेज अ रिसेशन और इवन अ स्लम्प. दिस टाइप ऑफ डिफ्लेशन कैन लीड टू ए डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट इन इकोनॉमी. यानी एग्रीगेट डिमांड गिरी, कुछ लोगों को निकाला गया, जॉब लॉसेस हुई, उसकी वजह से फर्दर इनकम्स गिरी, फर्दर स्पेंडिंग गिरी, मजीद जॉब लॉसेस हुई, एग्रीगेट डिमांड मजीद गिरी. तो एक ये डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो गया. Deflation results in increased purchasing power, hence lenders gain as they receive back their loans higher in real terms, but borrowers lose as they have to pay back more in real terms. गवर्नमेंट ने जो लोन लिए हुए थे डोमेस्टिकली, उनका डेट बर्डन इंक्रीज हो गया. जब लोन लिया था पैसे की वैल्यू कम थी, जब वापस कर रहे हो रियल वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है. अब इसका एक आखिरी और मेजर मसला, फर्म्स डिफ्लेशन के दौर में प्राइसेस कट करती रहती हैं, ये सोच सोच के कि लोग खरीद क्यों नहीं रहे. पीपल कीप डिलेइंग देयर परचेजिंग डिसीजन, स्पेशली कोई बड़ी परचेज है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बिकॉज देर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू फॉल फर्दर. इकोनॉमी में गो डाउन इनटू अ स्लम्प. किसी को डिफ्लेशन के 4 मार्क्स वाला साइड समझ ना आई हो, कोई कंफ्यूजन?
सॉरी सॉरी सॉरी। हमारे मुल्क में डिफ्लेशन नहीं है मेरे बेटे, हमारे मुल्क में कॉस्ट पुश रीजंस की वजह से इन्फ्लेशन आई हुई, जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन क्लॉज हो रही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी। ओके। अब जी वैल्यूएशन करते हैं कि क्या ये डिफ्लेशन हमेशा बुरी होती है। तो सिंपल वही, डिफ्लेशन इज बैड इफ इट्स ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, बट वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी इफ इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। जब भी वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमेशा ये पॉइंट यूज कर सकते हो। सेकेंडली, ये वाला, इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, it is not harmful. But if the country goes, but if it continues over a long period, it becomes harmful. आखिरी चीज जी, it will also depend on rate of deflation in trading partner countries. If it is even lower in other countries, current account will go into deficit. समझ आ गई वैल्यूएशन या कुछ पूछना है यहाँ पे? यस बेटे। नहीं मेरे बेटा, उधर और ज्यादा सस्ती हो रही हैं चीजें, तो हमारी एक्सपोर्ट्स को क्यों खरीदेंगे? यस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। हमारे मुल्क में प्राइसेस गिर रही थी, लेकिन उनके अपने मुल्क में उससे भी ज्यादा गिर रही थी। वो लोकल गुड्स खरीदेंगे, हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे। या वही कॉन्सेप्ट है, बस वो उल्टा हो रहा है जी मेरा बेटा। ये डिफ्लेशन विद ट्रेडिंग पार्टनर्स या पूरी वैल्यूएशन? अच्छा, लेट्स से कंट्री ए में 2% डिफ्लेशन है, उसकी चीजें 2% सस्ती हो रही हैं। कंट्री बी एंड सी जिनसे वो ट्रेड कर रहा था, वहां 4 एंड 5% डिफ्लेशन है। तो क्या कंट्री बी एंड, क्या कह रहे हैं? व्हाट यू गाइस? मैं समझा रहा था, लेकिन आप क्या कह रहे थे भी एक बच्चे को? नहीं नहीं नहीं, सुने सुने, वो तो फिर हमारे लिए फायदा है ना, वो तो हमारे लिए फायदा है। यस यस, जो मैं ऊपर फायदों में लिखवा चुका हूँ, यहाँ इवैल्यूएशन में उल्टा पॉइंट बता रहा हूँ। इट विल डिपेंड ऑन कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्लेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। हम कंट्री ए में थे, सिर्फ 2% डिफ्लेशन थी, हमारी चीजें 2% सस्ती हुई साल में। दूसरे कंट्रीज में 3 4 5% सस्ती हुई, तो वो हमारी एक्सपोर्ट्स कम खरीदेंगे, हमें उनकी इंपोर्ट सस्ती लगेंगी अपने मुल्क की गुड्स से, हम ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा अगर डिमांड इला। अब समझ आ गया जी। अब लेट्स रश थ्रू पॉलिसीज। हाँ नो वरीज बेटे, पॉलिसीज वालों के जो थोड़े बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पहले इसको जल्दी से कर लेते हैं, वी हैव सम टाइम। गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन इटसेल्फ भी, और ये अक्सर किसी ना किसी एम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के साथ लिंक करके वो क्वेश्चन बनाते हैं सेक्शन बी में और सेक्शन सी में, सॉरी। सो गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट के मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या हैं। दे आर टू सॉल्व द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज इन्फ्लेशन, जो भी आपने पढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो और नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम, सरप्लस या डेफिसिट दोनों बुरे हैं, इनकम इनक्वालिटीज, इनकम गैप्स फैल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के फ्यूचर के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम बच रहे हैं, ऑयल वगैरह। तो ये मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इन्फ्लेशन को कम किया जाए, 1 to 2% माइल्ड इन्फ्लेशन पे लाया जाए, स्टेबल इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके फुल एम्प्लॉयमेंट के पास, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2 3% के पास लाया जाए। लो और नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ अगर मुल्क में हो रही है, तो हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करें, जीडीपी एक रीजनेबल स्पीड पे आगे बढ़ता रहे। ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा, इनकम इनक्वालिटीज को कम करना, सस्टेनेबिलिटी पर हासिल करना, ये गवर्नमेंट इसके लिए बहुत डिफरेंट सी पॉलिसीज यूज करती हैं, मेनली दो, डिमांड साइड पॉलिसीज एंड फिर सप्लाई साइड, उसके अंदर फर्दर उसके हिस्से आ जाएंगे। अभी तक किसी को एम्स में या प्रॉब्लम्स में कोई कंफ्यूजन की गवर्नमेंट क्या हासिल करना चाह रही है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डिमांड साइड पॉलिसीज। They are fiscal policy and monetary policy, which also includes exchange rate policy. दो टाइप की डिमांड साइड पॉलिसीज हैं, फिस्कल एंड मॉनेटरी। मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी है। अब फिस्कल पॉलिसी को अच्छी तरह से समझते हैं, और आज ही हमें वो मार्जिनल एंड एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन कैलकुलेट करना भी आ जाएगा दोबारा। इन फिस्कल पॉलिसी,
Government uses changes in taxation and government spending to achieve its macroeconomic objective. Majority of you write the definition correct. कुछ बच्चों को अभी तक नहीं पता कि फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, यानी गवर्नमेंट का बजट है, वो इसमें इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई डाल देते हैं। नहीं बेटे, इतना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे कि इसको पता ही नहीं है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंस। फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें, चेंजेस इन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट का बजट चेंज करके अपने एम्स हासिल करना। बजट क्या होता है जी? अ गवर्नमेंट बजट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स अ गवर्निंग बॉडीज एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज, कि कितना टैक्स से पैसा आने वाला है अगले साल, एंड प्रोपोज स्पेंडिंग फॉर अ फिस्कल ईयर, माली साल, फिस्कल ईयर जो 30 जुलाई से सॉरी फर्स्ट 31 जुलाई से 30 जून तक चलता है हर साल बैंकिंग में। तो वो एक बजट का डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि हम इतना स्पेंड करने वाले हैं, यहाँ यहाँ से हमारा रेवेन्यू आ रहा है, और इतना इतना हमारा पैसा आ रहा है, इनकम इतना, रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह से आ रहा है, और इतना हम स्पेंड करेंगे। या डेफिसिट बजट जिस तरह पाकिस्तान का इस वक्त है होगा, या सरप्लस बजट। समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक, या कोई कंफ्यूजन? Okay, what is budget deficit? When government expected revenue from taxes, etc. are less than its planned expenditures. आपके मॉक्स में क्वेश्चन था कि अमेरिका का बजट डेफिसिट है, उससे कैसे उनका करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है। अब बजट डेफिसिट को बच्चों ने करंट अकाउंट ही समझा, उन्होंने लिख दिया जी दिस इज बिकॉज इनफ्लोज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड आउटफ्लोज फॉर इंपोर्ट्स आर ज्यादा। वो तो करंट अकाउंट डेफिसिट है मेरा बेटा। बजट डेफिसिट क्या है? व्हेन गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस आर लेस देन इट्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है और टैक्सेस हमसे कम ले रही है। उसके रिजल्ट में करंट अकाउंट क्यों डेफिसिट होगा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, वो लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करेंगे, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में जाना था। तो आप, ये इंटरनल है, गवर्नमेंट का बजट है, प्लान है गवर्नमेंट का। और करंट अकाउंट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला अकाउंट है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे बेस कर। हम्म, जी बेटे। मैं आपको मैं आपको बताता हूँ। पहले, आज से कोई 20 साल पहले, गवर्नमेंट एक ही बार सच्चा बजट दे देती थी कि भाई इस साल हमने ये टैक्सेस लगाने हैं और इतनी स्पेंडिंग करनी है। फिर गवर्नमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता जरा चालाकियां सूझी हैं, उन्होंने मिनी बजट्स देना शुरू कर दिए। एक बजट दिया जो बड़ा पहला वाला फेवरेबल सा, उसमें आवाम नाराज नहीं होगी, खुश रहेंगे कि भाई टैक्स कुछ कम कर दिए हैं, कुछ स्पेंडिंग बढ़ा दी है। महीने 2 महीने बाद एक मिनी बजट दिया जिसमें टैक्स और बढ़ा दिया, इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है आईएमएफ के कहने पे। तो वो बार बार फिर वो बजट डेफिसिट से सरप्लस या सरप्लस से डेफिसिट जा सकता है। इट इज गुड इन, अगर 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 हम अपनी कंट्री की भलाई के लिए करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। कि जैसे एक बीमार आदमी है, ठीक है, उसको साथ साथ दवाई आप चेंज करते रहते हो ना उसके सिम्टम्स देख के। तो इकोनॉमी को भी साथ साथ सिम्टम्स चेंज करो, सिम्टम्स के साथ साथ मेडिसिन चेंज करो। लेकिन अक्सर ये हमारी गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल प्रेशर्स में या पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से मिनी बजट दे रही होती है, नॉट फॉर इकोनॉमीज बेनिफिट, दैट्स व्हेयर द प्रॉब्लम इज। यस। सो जी, अब डेफिनेशन लिखते हैं। बजट डेफिसिट इज व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस आर लेस देन इट्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। बजट सरप्लस क्या है? जब गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, अपने बिजनेसेस वगैरह से ज्यादा आने वाला है, आर मोर देन इट्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग कम करने वाले हैं। बेसिकली अगर गौर करो तो बजट डेफिसिट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है और बजट सरप्लस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। किसी को इस बात में कंफ्यूजन आई है? ओके, आपको नहीं आई? एनीवन जी, एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड विद दिस? कि बजट डेफिसिट इज बेसिकली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस कम ले रहे हैं, स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए, रिसेशन से निकलने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए। और बजट सरप्लस, टैक्सेस हमसे ज्यादा ले रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कर रही है और हम कर रही है। बिल्कुल लिखेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज बजट सरप्लस। अच्छा, अगर आपको एमसीक्यू में आता है बजट सरप्लस वाज रिड्यूस्ड, इसका क्या मतलब है? कि गवर्नमेंट अब एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। सरप्लस कम कैसे हुआ? टैक्सेस कम किए और स्पेंडिंग बढ़ाई है। गॉट इट नाउ? अगर कहें बजट डेफिसिट वाज रिड्यूस्ड, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। जी आप बोले, सॉरी फासिया।
नहीं बेटे, नुकसान डेफिनेटली गवर्नमेंट बजट डेफिसिट हैज टू बी बैलेंस समहाउ, या लोन्स के थ्रू, या फ्यूचर में मजीद टैक्सेस लगा के। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक मिनट से कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका एम क्या हम लेना चाह रहे हैं? अगर हम रिसेशन में, तो बजट डेफिसिट करना इज अ गुड आइडिया टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ इट। ऑटोमेटिकली वो बजट खुद ही ठीक हो जाएगा। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, उन्हें स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, ठीक है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बुरा है। हमारा हमारा बजट डेफिसिट बेटे, आप उसको इसलिए बुरा समझ रहे हो। हमारा बजट डेफिसिट इज रॉन्ग यूजेज ऑफ दैट मनी। लोन लेना भी बुरा नहीं था, हमने उनको प्रोजेक्ट्स पे नहीं लगाया, हमने करंट एक्सपेंडिचर पे खर्च कर दिया, तनख्वाहें दे दी अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, इस तरह वो वेस्ट हो गया। प्रोजेक्ट्स पे लगाते, जो वापस पे बैक करते, तो ये खुद ही लोन पे ऑफ हो जाता, डेफिसिट खुद ही सरप्लस में बदल जाता, समझ रहे? जी सॉरी। जल्दी जल्दी, शाबाश। अब बजट इंक्रीज इज अ वेग टर्म, क्या मतलब है तुम्हारा? डेफिसिट किया, हाँ। अच्छा, बजट डेफिसिट के थ्रू भी मनी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, लेकिन मनी सप्लाई इंक्रीज करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। बॉन्ड्स खरीद के वापस गवर्नमेंट कर सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि मनी सप्लाई, यस मनी सप्लाई बढ़ती है बजट डेफिसिट इंक्रीज करने से, लेकिन और भी तरीके हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? वो ए टू में आएगा, वो ए टू में आएगा। तो लेट्स नाउ जल्दी से लर्न बिट ऑफ टैक्सेशन। मैं 4 मिनट में क्लास खत्म करने वाला हूँ, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट, अभी और बच्चों के बाद में देख लूंगा। टैक्सेस जी, जल्दी से मैं बस मार्जिनल एवरेज रेट ऑफ टैक्स आज करवाना चाह रहा था, ताकि एक बार फिर अगर कल करवाना पड़े तो ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए। राइट जी। सो taxes, we have done them in detail in microeconomics: direct, indirect, progressive, regressive, proportional, income tax, sales tax, सब कुछ हम करके आए हैं। अब उसका एक्सटेंशन हम मैक्रो में पढ़ रहे हैं। दो चीजें हमने पढ़नी है: एवरेज रेट ऑफ टैक्स एंड मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, ART, MRT। What is average rate of tax? Total tax paid divided by taxable income। एक बंदे की टैक्सेबल इनकम थी 1 लाख, और वो 20,000 टैक्स दे रहे हैं, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इंटू 100 करोगे, 20%, आपको उसकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स मिल गया। क्लियर है या नहीं? एवरेज रेट ऑफ टैक्स, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इंटू 100। किसी को इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम आ रही हो? मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या है जी? शो द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन नेक्स्ट एडिशनल इनकम अर्न, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स शो दी ओवरऑल शेयर ऑफ इनकम पेड इन टैक्स, जबकि मार्जिनल एडिशनल चंक्स ऑफ इनकम पे कितना टैक्स है। मैं अब उसी एग्जांपल को एक्सपैंड कर रहा हूं। पहले लाख के ऊपर 20,000 टैक्स था, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स और मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स सेम थे, 20,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इंटू 100, 20%। अब नेक्स्ट लाख के ऊपर 30% टैक्स है, ठीक है। यानी अगले लाख पे आपने 30,000 टैक्स दिया। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालें तो टोटल कितना हो गया? 30 प्लस 20, 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 25% एवरेज रेट ऑफ टैक्स है। जबकि मार्जिनल, अगले एडिशनल पे 30 आप दे रहे हो ना लाख पे, तो 30,000 ओवर 100,000 इंटू 100 करेंगे तो 30%। मार्जिनल रेट, जब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, मार्जिनल रेट तेजी से बढ़ता है, एवरेज स्लो बढ़ता है। रिग्रेसिव हो तो मार्जिनल स्लो बढ़ता है, एवरेज तेजी से बढ़ता है। जी बेटे। रेट ऑफ चेंज इन टैक्स, शाबाश। चेंज इन टैक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इनटू 100। राइट जी, मैं कल यहीं पे रोक देते हैं, और कल इसको थोड़ा सा दोबारा एग्जांपल देके कर लेंगे, और फिर कल हमने पॉलिसीज करनी है। ये चैप्टर 20-25 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। सो दिस वन आई ऑफ कोर्स पुट द रिकॉर्डिंग ऑन, क्योंकि ये नया सिलेबस है काफी हद तक। सो आई पुट द रिकॉर्डिंग ऑन। जी मेरे बेटा। जी। हम्म। यस।
30,000 द नेक्स्ट 100,000, पहले पे 20,000 था, अगले पे 30,000 था, समझ आ गया? तो मार्जिनल, नहीं, एवरेज रेट में 20 पहले पे दिया, 30 दूसरे चंक पे दिया, 50,000 टोटल डिवाइडेड बाय 200,000 टोटल इनकम इंटू 100, 25% एवरेज रेट है, जबकि मार्जिनल पहले 20 था और फिर 30 हो गया। ओके जी, दैट्स इट, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड सेव इट।